नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञानवाणी चैनल में। और आज हम देखेंगे संख्या पद्धति में 7वीं क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मौलिक गणितीय संक्रियाएं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मौलिक गणितीय संक्रियाएं। मौलिक गणितीय संक्रियाओं में हम लोग देखेंगे जोड़, घटाना, गुणा और भाग। क्या क्या देखेंगे? जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ठीक। टॉपिक ये बहुत ही आसान है, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो लक्ष्य है वो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराने का है। ठीक। तो जिन भी साथियों को जोड़, घटाना, गुणा या भाग में थोड़ी सी भी समस्या होगी, थोड़ा सा भी डाउट होगा, वो बिल्कुल जीरो स्तर से तैयारी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जोड़। जोड़ क्या होता है? ठीक। जोड़ में किसी भी संख्या को जोड़ने के लिए क्या नियम है या हम कैसे जोड़ते हैं? ठीक है, बहुत सिंपल है, सभी लोग जोड़ कर लेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि हम जीरो से शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम एक एक टॉपिक को पढ़ाएंगे, कोई भी टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है। ठीक। मान लीजिए एक संख्या लिखी गई है 5624, 5624, और दूसरी संख्या है 3848, 3848। ठीक। इसे हमें जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना। तो ये किसका चिन्ह है? ये है जोड़ का चिन्ह। ये क्या है? जोड़ का चिन्ह। ठीक। जब हमें इसे जोड़ना है तो हम ऊपर एक संख्या लिखी हुई है, नीचे एक संख्या लिखी हुई है। ये है आपका इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, ये है हजार। ठीक। हम जोड़ने के लिए इकाई को इकाई में जोड़ते हैं, दहाई को दहाई में, सैकड़े को सैकड़े में और हजार को हजार में। ठीक। इकाई को किस में जोड़ेंगे? इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़े को सैकड़े के साथ और हजार को हजार के साथ। जब भी हम ऊपर से नीचे वाली संख्या को जोड़ते हैं, ऊपर से नीचे वाली संख्या को जोड़ते हैं, तो अगर जोड़ने के बाद संख्या जो है वो 9 से अधिक आती है, 9 से अधिक आती है, अर्थात 10 जोड़ने के बाद क्या है? संख्या 9 से ज़्यादा आती है, मतलब 10, 11, 12, 13। तो इसमें दो संख्या होती है, एक होती है इकाई की संख्या, एक होती है दहाई की संख्या। तो इकाई की संख्या को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, जबकि दहाई की संख्या जो है उसके अगले वाले भाग पर चली जाती है हासिल के रूप में। ठीक। तो यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे? 4 और 8, 4 और 8 को जोड़ना है। 4 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 12। कितना आएगा? 12। 12 में जो 2 है, 12 में जो 2 है उसको लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे। जबकि जो दहाई का अंक है 1, वो चला जाएगा दूसरी वाली संख्या पे, अर्थात हासिल के रूप में। ठीक। तो 4 और 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। 4 और 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। 12 में जो दो है वो कहाँ चला आएगा? जोड़ के नीचे, जिन संख्या को हम जोड़ रहे हैं। और जो 1 है वो कहाँ चला जाएगा? अगले वाले संख्या पर हासिल चला जाएगा। ठीक। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास हो गई 3 संख्याएं। एक हासिल हमारा 1, दूसरा 2, तीसरा और 4। अब यहाँ पे हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे। तो अगर इनको तीनों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 होते हैं 3, 3 और 4 होते हैं, 3 और 4 होते हैं 7। 3 और 4 कितने होते हैं? 7। अब यहाँ पे 7 में केवल एक अंक आया है, यहाँ इसलिए यहाँ पे इकाई का अंक केवल है लिखेंगे, दहाई का अंक नहीं है, तो हासिल यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, हासिल यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम जब इनको जोड़ेंगे, 2 1 3 4 7। ठीक। अब अगली वाली संख्या को जोड़ेंगे, 6 और 8, 6 और 8 जोड़ेंगे कितना आएगा? 14 आएगा। 14 में 4 यहाँ पे लिख देंगे, हासिल कितना आया? 1। 1 कहाँ चला जाएगा? अगले वाले हासिल। 1 कहाँ चला जाएगा? अगली वाली संख्या पे हासिल। अब यहाँ पे भी 3 संख्या हो गई, तो 5 और 1 6, 6 और 3 9। ठीक। तो 8 4 12, हासिल 1, 4 2 6 1 7, हासिल कुछ नहीं आया। 8 और 6 14, हासिल 1, और 5 1 6 3 9। तो कितना आ गया? 9472। 9472। ठीक है। ये क्या हो गए? सामान्य जोड़। इसे क्या कहते हैं? सामान्य जोड़। ठीक। मान लीजिए अगर 3 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, तो सभी को हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए 5243, 2145, 7186। ऐसे मान लीजिए कुछ और संख्या लिखी गई हो, 4215। तो इन सबको जोड़ने के लिए
कैसे करेंगे, इकाई में इकाई को जोड़ते जाएंगे, जो आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर दहाई का अंक कहाँ चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा, फिर दहाई वाले अंक को पूरा जोड़ेंगे, साथ में हासिल को भी जोड़ेंगे, जो आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे दहाई के नीचे, फिर जो अगला अंक आएगा वो हासिल चला जाएगा। इस तरीके से हम सभी संख्याओं को भी जोड़ते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया सामान्य जोड़। ठीक, अब एग्जाम में ये सामान्य जोड़ तो पूछा रह जाएगा। ठीक, जो पूछा जाता है वो कुछ इस प्रकार के सवाल होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि क्रमागत फला तक की संख्याओं का योग निकालिए, क्रमागत 10 तक की संख्याओं का योग निकालिए, क्रमागत 5 सम संख्याओं का योग निकालिए, 5 विषम संख्याओं का योग निकालिए। इस प्रकार की सवालें आती हैं। तो इन सवालों को लगाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक, जैसे कहा जाए कि 1 से लेके 10 तक की 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। क्रमागत कहा जाए कि क्रमागत 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। तो पहला हमारे पास क्या है कि हम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सबको क्या करें, जोड़ें। इन सबको क्या करें, जोड़ें। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि यूपी टेट में 150 प्रश्न होते हैं और करने के लिए हमारे समय कितना होता है, 150 मिनट का। तो हमें वहाँ पे अपना समय भी बचाना है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये मेथड न लगा के हम जो है वहाँ पे लगाते हैं फार्मूला। क्या लगाते हैं, फार्मूला। तो संख्याओं के योगफल से संबंधित कुछ हमारे पास सूत्र हैं, इन सूत्रों को हमें रट लेना है। इन सूत्रों को क्या कर लेना है, एकदम रट लेना है, ताकि हम एग्जाम में अपना समय बचा पाएं। ठीक, तो पहला क्या है, पहला फार्मूला है कि क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। हमें क्या निकालना है, क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का मतलब है कि मान लीजिए कहा जाए कि 1 से लेके 15 तक की 1 से लेके 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालिए। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालिए। तब हम 1 से लेके 15 तक जोड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, यही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, n इंटू n प्लस 1 अपान 2। तो n क्या है, n है जहां तक वो कह रहा है जोड़ने के लिए। ठीक, तो n कह रहा है, n का मतलब क्या है कि 15 तक, n का मतलब क्या है, 15 तक की संख्या में निकालनी है क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, अर्थात 1 से लेके 15 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है। तो 15 गुणे 15, n का मान कितना रखेंगे, 15। तो 15 ब्रैकेट में 15 प्लस 1 अपान 2। इसको हल करेंगे तो आएगा 15 गुणे 15 और 1 16/2। 16 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 15 गुणे 16 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा 8। अब 15 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120। अर्थात 1 से 15 तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। तो ये फार्मूला हमको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। दूसरा, मान लीजिए ऐसे कह दे कि यहाँ तो था 1 से 15 तक की सभी संख्याओं का योगफल। अगर सवाल में कहता है कि क्रमागत n सम संख्याओं का योग निकालिए, क्रमागत n सम संख्याओं का योग निकालिए, तो हम क्या करेंगे, क्रमागत n मान लीजिए कह दे कि क्रमागत 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग, सभी सम संख्याओं का योग। ठीक, सवाल क्या है, क्रमागत 10 तक सभी सम संख्याओं का योग। तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 10। n बराबर कितना हो जाएगा, 10। ठीक, तो यहाँ पे रख देंगे 10/2 गुणे 10/2 प्लस 1। यहाँ पे क्या है, प्लस 1। ठीक, तो n क्रमागत सम संख्या का योगफल क्या है, n/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस 1। ठीक, तो 10 तक की निकालना है तो 10/2 ब्रैकेट में 10/2 प्लस 1। हल करेंगे तो 10 को 2 से भाग करेंगे आएगा 5,
यहाँ पे 10 को 2 से भाग करेंगे आएगा 5 प्लस 1, इसका मतलब है ये हो गया 5, और 5 और 1 कितना हो गया 6, 5 और 1 कितना हो गए 6। अब 6 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, मतलब 10 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए शुरू करते हैं अगला। अगला देखते हैं। अगर जैसे सम पूछा है ऐसे विषम भी पूछ सकता है कि कहे क्रमागत यन विषम संख्याओं का योग कितना होगा। क्रमागत यन विषम संख्याओं का योग कितना होगा। मान लीजिए कह दे कि क्रमागत 11 संख्याओं 1 से लेके 11 तक की 1 से लेके 11 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए। 1 से लेके 11 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए। तो क्या करेंगे, यन बराबर हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 11 प्लस 1 बटे 2 का स्क्वायर, 11 प्लस 1 बटे 2 का स्क्वायर, 11 प्लस 1 बटे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 बटे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 6 का स्क्वायर, और ये हो गया 6 36। उत्तर हमारा क्या जाएगा 36। ठीक है यहाँ तक। ये देखिए ये है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। अगर कहे कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, यहाँ पे डिफरेंस जरूर समझ लें। यहाँ पे हमने क्या बताया, ये जो फार्मूला है किसका है, क्रमागत n सम संख्याओं का योगफल। ठीक, क्रमागत n तक की, ये है क्रमागत n तक की सम संख्याओं का योगफल। ठीक, इसको लिख लेंगे क्रमागत n तक की सम संख्याओं का योगफल। ठीक, क्रमागत n तक की सम संख्याओं का योगफल मतलब कि कहा जाए कि 1 से 10 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं, 1 से 10 तक की कितनी सम संख्याएं हैं 2 4 6 8, तो इनका योगफल यहाँ पे निकाला गया है। इनका योगफल यहाँ पे निकाला गया है। क्रमागत n तक की विषम संख्याओं का योगफल, क्रमागत n तक की विषम संख्याओं का योगफल मतलब है 1 से 11 के बीच में जितनी विषम संख्याएं कितनी है 1 3 5 7 9 11, तो इनका योगफल यहाँ पे आया हुआ है। ठीक, तो क्रमागत n तक की, क्रमागत n तक की अगर कहा जाए कि यहाँ तक की विषम संख्याओं का, या यहाँ तक की सम संख्याओं का, या x तक, या 100 तक, या 50 तक की संख्याओं का योगफल, यहाँ भी लिख लेंगे तक, या यहाँ तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे ये लग जाएगा, यहाँ वाले पे आपका ये वाला फार्मूला है सम संख्याओं का, क्रमागत सम संख्याओं का। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का मतलब क्या है कि कहे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल निकालिए। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल निकालिए। ठीक, यहाँ पे हमने क्या निकालना था, प्रथम 10 तक की सम संख्याओं का योगफल, 10 तक की सम संख्याओं का योगफल। और यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल। प्रथम 10 सम संख्याओं का मतलब है कि एक संख्या 2, दूसरी 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। कितनी सम संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई 10 सम संख्याएं। कितनी सम संख्याएं हो गई 10 सम संख्याएं। और यहाँ पे क्या था 10 तक की सम संख्याएं। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे जरूर। तो हमें निकालना है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। ठीक, तो मान लेते हैं हमें निकालना है प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल। तो 10 सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10, फार्मूला वही। ठीक, सेम वही प्रोसेस, n का मान हमें रखते जाना है। तो n इज इक्वल टू 10 रख देंगे। फार्मूला यहाँ पे हमारा क्या है, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। तो n बराबर 10 इंटू 10 प्लस 1, गुणा करेंगे तो 10 गुणे 11, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 110। कितना आएगा 100। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, ऐसे ही प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम n विषम संख्याओं का मतलब क्या है कि मान लीजिए कहा जाए कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल। तो एक संख्या हो गई 1 3 5 7 9 11 13 15 17 18
कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये कुल कितनी संख्याएं हो गई हैं, 10 विषम संख्याएं। ठीक, तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल पूछे, या प्रथम 10 या 15 विषम संख्याओं का योगफल पूछे, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल पूछे, तब हम एन स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन स्क्वायर वाला फार्मूला। ठीक है यहाँ पे, तो प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल मतलब 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, 100। ठीक है यहाँ तक। यहाँ 15 ले लेंगे तो 15 15 में 225। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल कितना हो गया, 225। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि सवाल में क्या पूछ रहा है, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल या प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, या n तक की या क्रमागत n तक की संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। किसका योग, वर्गों का योग। मान लीजिए कहे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। ठीक, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। तो क्या करेंगे, 1/6 प्रोसेस वही रहेगा, n इज इक्वल टू 10 इंटू 10 प्लस 1 और 2 इंटू 10 प्लस 1। हल कर लेंगे इसको। ठीक, ब्रैकेट हल करना हमने बताया है बडमास के नियम में। 1/6 गुणे 10, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो 10 और 1 11, और यहाँ पे इसको हल करेंगे 10 दूना 20 और 1 21। इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, 2 से कटेगा 2 3 6 और 2 5 10, और 3 से कटेगा 3 7 21। अब ये बना 5 गुणे 11 गुणे 7, 5 गुणे 11 गुणे 7, तो 11 5 55, और 55 का अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 385। ठीक है, कितना जाएगा, 385। ठीक, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ गया, 385। अगर यहाँ पे पूछे घनों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का मतलब हुआ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये। ठीक, घनों का योग मतलब पूछे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे। ठीक, तो मान लीजिए कहें कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालिए। ठीक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालिए। ठीक, तो एज एग्जांपल मान लेते हैं 10 5 या कुछ भी मान लेते हैं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है, तो n बराबर क्या रख देंगे, 5। फार्मूला हमारा है 1/2 n इंटू n-1 पूरे का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, 1/2 इंटू n ब्रैकेट में n-1, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मंझला ब्रैकेट और मंझले ब्रैकेट का पूरा स्क्वायर है। ठीक, तो इसको हम ऐसे मंझले ब्रैकेट में बंद करेंगे, 1/2 इंटू n की वैल्यू कितनी है, 5 हम निकाल रहे हैं, 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम 5, यहाँ पे ये बात रखेंगे, प्रथम 5, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 1/2 गुणे 5 ब्रैकेट में 5 माइनस 1 और ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर। हल करेंगे 1/2 गुणे 5, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को, तो 5 में से 1 गया 4। अब इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब ये आ गया 5 गुणे 2 का स्क्वायर और 5 दूनी 10 का स्क्वायर, 10 दामा हो जाएगा 100। मतलब प्रथम 5 जो है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना हो गया, 100 हो गया। कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है यहाँ पे, तो ये हमारे हो गए जोड़ से संबंधित संक्रियाएं, जोड़ से संबंधित संक्रियाएं, सामान्य जोड़, और उसके बाद कुछ जो हैं जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, जो यूपी टेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, वो हो गए क्रमागत, ये सारे फार्मूले। ठीक, कितनी अंक की संख्याओं का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो इन फार्मूलों को हमें क्या कर लेना है, एकदम रट लेना है। क्या कर लेना है, एकदम रट लेना है। ठीक है यहाँ तक। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं घटाना। क्या देखते हैं, घटाना। ठीक, घटाना में केवल हमारे पास सामान्य घटाना ही आता है एग्जाम में। ठीक, क्रमागत संख्याओं का घटाना ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक,
तो घटाओ में सामान्य से घटाना है, देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 4548, 4548, और इसमें हमें घटाना है 3259, 3259। ठीक। अब घटाओ में क्या करते हैं, घटाओ में एक होता है हासिल वाला, एक होता है बिना हासिल वाला। हासिल वाला का मतलब है कि अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है तो ये बनेगा बिना हासिल वाला। ठीक। और अगर नीचे वाली संख्या बड़ी है और ऊपर वाली संख्या छोटी है तो ये बनेगा हासिल वाला। ठीक? अब यहाँ पे देखें, ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है, लेकिन यहाँ पे अगर हम अंक में देखें, इकाई में, तो 8 जो है वो 9 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब है कि 8 में से 9 घटाने के लिए हमें लेना पड़ेगा हासिल। हमें क्या लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। क्या करेंगे, उधार लेंगे। किससे उधार लेंगे, अगर 8 के पास कम है तो उधार मांगेगा अपने पड़ोसी से। किससे मांगेगा, पड़ोसी से। तो 8 का पड़ोसी है 4, 8 का पड़ोसी क्या है, 4। तो 8 ने 4 से लिया उधार, तो 4 ने कहा भाई 1 दे देते हैं। तो 4 ने जब इसको 1 दिया तब इसके पास हो गए 18। इसके बाद 18 क्यों हो गए, क्योंकि 4 है दहाई में, 4 किस में है, दहाई में है, और 8 है इकाई में। अगर 4 इसको 1 उधार देगा तो 8 के पास 10 आएंगे। कितने आएंगे, 10 आएंगे, क्योंकि 4 किस में है, दहाई में है। 4 किस में है, दहाई में है। ठीक, ये 4 न होके दहाई के स्थान पे, इसलिए इसका मान होता है 40। तो 8 इससे जब 1 उधार लेता है तो 8 के पास कितने हो गए, 18। अब 18 में से हमें 9 घटाना है, 18 में से 9 घटाना है। 18 में से 9 घटाएंगे तब आएगा 9, 18 में से 9 घटाएंगे तब आएगा 9। ठीक। अब 4 ने इसको 1 उधार दिया था, 4 ने इसको 1 उधार दिया था, तब यहाँ पे जो दहाई का स्थान बचेगा वो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 3 में से हमें घटाना है 5, 3 में से हमें घटाना है 5। अब 3 में से 5 घटाने के लिए क्या करेंगे कि 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो 3 भी कहेगा भाई हमारे पास कम है, हम भी ले लेते हैं पड़ोसी से उधार। तो 3 लेगा पड़ोसी से उधार। 3 का पड़ोसी है 5, 3 का पड़ोसी क्या है, 5। 5 भी से क्या देगा, 1 उधार देगा। 5 भी से क्या देगा, 1 उधार देगा। जब 5 से 1 उधार देगा तो इसके पास हो जाएंगे 13। कितने हो जाएंगे, 13। अब 13 में से 5 जो है वो घट जाएगा, 13 में से 5 घट जाएगा। 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। अब 5 ने चूंकि 1 उधार दे दिया था तो 5 के पास कितने बचे, 5 के पास बचे 4, 5 के पास बचे 4। अब हमें 4 में से घटाना है 2, तो 4 में से 2 आसानी से घट जाएगा क्योंकि 4 बड़ा है, 2 हमारा छोटा है। तो 4 में से 2 गया 2, और उसके बाद लास्ट वाली संख्या यहाँ पे 4 में से घटाएंगे 3 तो आएगा 3। तो उत्तर हमारा आ जाएगा 1289, 1289। तो इस प्रकार से हम सामान्य घटाव का प्रश्न करते हैं। ठीक, सामान्य घटाव का प्रश्न ये आपके एग्जाम में बहुत कम ही पूछा जाएगा, लेकिन गणित की संख्याएं या अन्य सवाल लगाने में ये हमें मदद करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं गुणा। क्या देखते हैं, गुणा। गुणा वैसे तो जोड़ो घटाव से थोड़ा सा कठिन है, लेकिन गुणा भी अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। गुणा करने के लिए हमें केवल एक चीज़ याद करना है, वो है पहाड़ा। वो क्या है, पहाड़ा। ठीक, पहाड़ा सभी को याद ही होगा, जिसको नहीं याद होगा भाई वो याद ही कर लेंगे। ठीक, गुणा में जो हमें यहाँ पे देख लेते हैं, हम देख लेते हैं कि गुण क्या होता है, गुणक क्या होता है, और गुणनफल क्या होता है। क्या क्या होता है, गुण क्या होता है, गुण, गुणक और गुणनफल, हमें ये समझना है। ठीक, तो देखिए मान लीजिए एक संख्या है 56 और इसमें हमें गुणा करना है 12 का, इसमें हमें गुणा करना है 12 का। तो गुणा कैसे करेंगे, ठीक, या मान लेते हैं हम थोड़ा बड़ा गुणा ले लेते हैं। ठीक, ये मान लीजिए हो गई 312 गुणे 23, इसका हम गुणा कर रहे हैं। ठीक, इसका गुणा कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 का गुणा करेंगे 2 में, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 3 दूनी 6। पहले हम देख लेते हैं गुण, गुणक और गुणनफल क्या है, उसके बाद गुणा ही करते हैं। ठीक, ये जो हमारी संख्या है जिसमें हम गुणा करते हैं इसे हम बोलते हैं गुण, इसे क्या बोलते हैं, गुण।
और जिस संख्या से गुणा करते हैं इसे हम बोलते हैं गुणक। इसे क्या बोलते हैं? गुणक। ठीक, जिसमें गुणा करते हैं उसे हम बोलते हैं गुण, और जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे हम बोलते हैं गुणक। गुणा करने के बाद जो संख्या हमें मिलेगी उसे हम बोलेंगे गुणन। ठीक, गुणा करने के बाद जो संख्या हमें मिलेगी उसे क्या बोलेंगे? गुणन। तो गुण, गुणक और गुणन। ठीक, यहाँ तक तो ऐसे क्रम से याद करेंगे। सबसे छोटा गुण, फिर उसके नीचे वाली संख्या गुणक, और सबसे लास्ट वाली संख्या गुणन। अब इसको गुणा कर लेते हैं। इसको गुणा करेंगे तो 3 का करेंगे 2 में गुणा, 3 का करेंगे 2 में गुणा, तो 3 दूनी 6। इकाई के नीचे इकाई, हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी मौलिक संक्रिया करेंगे, कोई भी जोड़ घटाना गुणा भाग, तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। ठीक, भाग में हम अलग तरीके से करते हैं, भाग में हम भाग में समझेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 एक अन्नम 3, और 3 तिरिक का 9। ठीक, क्या किया हमने? 3 का 2 में गुणा किया, फिर 3 का 1 में गुणा किया, फिर 3 का 3 में गुणा किया। ठीक, अगर यहाँ पे हासिल आएगा तो हम हासिल को अगले वाले में जोड़ देते हैं। फिर 2 का गुणा करेंगे 2 पे। अब क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान देंगे कि इकाई वाले अंक के नीचे हम बना देते हैं क्रॉस। ठीक, अब अगला गुणा जब हम करेंगे तो इकाई वाले अंक के नीचे नहीं लिखेंगे। ठीक, अब 2 का गुणा करेंगे 2 में, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक, फिर 2 का गुणा करेंगे 1 में, 2 एक अन्नम 2। ठीक, फिर 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये समझ लें कि हम यहाँ पे क्रॉस क्यों लगाते हैं? क्रॉस यहाँ पे क्यों लगा देते हैं? चाहे यहाँ पे हम क्रॉस लगाएं या जीरो लगाएं, ठीक, चाहे जो लगाएं, तो यहाँ पे हम क्रॉस या जीरो क्यों लगाते हैं? अगर हम दहाई से गुणा कर रहे हैं तो एक इकाई पे जीरो लगा देते हैं, अगर हम सैकड़े से गुणा कर रहे हैं तो इकाई और दहाई दोनों पे जीरो लगा देते हैं। ठीक, क्योंकि ये संख्या हमारी दहाई की है। ये संख्या क्या है? दहाई की संख्या है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम 2 का 2 में गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे 20 का 2 में गुणा कर रहे हैं। किसका गुणा कर रहे हैं? 20 का 2 में। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं जीरो। ठीक, तो हम जीरो लगा के फिर किससे गुणा करते हैं? 2 से, क्योंकि ये दहाई पे है, इसलिए हम इकाई के अंक पे क्या लगा देते हैं? जीरो। ठीक, या इसी को हम जीरो न लिख के क्रॉस लिख देते हैं अपने समझने के लिए। ठीक, तो 2 का गुणा कर दिए, 2 दूनी 4, 2 एक का 2, 2 तिहाई 6। अब इसको जोड़ लेंगे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़े, और हजार के नीचे हजार। तो 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6 आ जाएगा, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 9 और 2 जोड़ेंगे तो आएगा 11, हासिल आया 1, और 6 और 1 जोड़ेंगे तो आया 7। तो आया 7176। 7176। अब ये हमारा है, बताया था हमने, ये क्या है? हमारा गुण, ये हमारा क्या है? गुणक, और ये हमारा क्या है? गुणनफल। ठीक है यहाँ तक? तो ये हमारे गुणा की संक्रिया। ठीक, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। देखिए, चिन्हों का भी गुणा होता है, चिन्हों का भी गुणा होता है, और जब भी गुणा करेंगे, जब भी गुणा करेंगे तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे। ठीक, कि अगर कहीं पे मान लीजिए एक संख्या है -56 और दूसरी संख्या है -23, तो जब इसका गुणा करेंगे तो संख्या का अलग गुणा होगा। संख्या का गुणा करेंगे वो तो करेंगे 56 गुणे 23, जो आएगा वो लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस का भी गुणा होगा। ठीक, माइनस माइनस का भी गुणा होगा, अर्थात चिन्हों का भी गुणा होता है। तो चिन्हों का गुणा क्या होता है ये देख लें। अगर हम प्लस प्लस की संख्या का गुणा कर रहे हैं प्लस की संख्या के साथ, तो ये आएगा हमेशा प्लस। ठीक, और अगर हम माइनस की संख्या का गुणा कर रहे हैं माइनस की संख्या के साथ, तो ये आएगा प्लस में। ठीक, और अगर यदि हम प्लस का गुणा कर रहे हैं माइनस के साथ, या माइनस का गुणा कर रहे हैं प्लस के साथ, तो ये आएगा हमेशा माइनस। ठीक, तो ये 4 संक्रिया है। ठीक, कि यहाँ पे हमने दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल लिखा है, अर्थात माइनस का संख्या का अगर माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस में आएगा। जैसे -3, और अगर -5 का गुणा करेंगे तो 5 और 3 आई 15, 5 3 आई 15, और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि प्लस को हम सामान्यतः लिखते नहीं है अगर वो पहली संख्या के साथ लिख रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको लिख देते हैं बराबर 15। ठीक, यहाँ तक? तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे क्या आएगा? प्लस में आएगा। प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस में आएगा। लेकिन जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हो, एक हो प्लस में दूसरा हो माइनस में, या एक हो माइनस में दूसरा हो प्लस में, तब ये संख्या हमेशा किस में आएगी? माइनस में आएगी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं भाग की संक्रिया। ठीक, भाग की संक्रिया में क्या है कि
एक संख्या होती है जिससे हम भाग देते हैं, एक संख्या होती है जिससे हम भाग देते हैं, दूसरी संख्या होती है जिसमें हम भाग देते हैं, एक जिससे भाग देते हैं और एक जिसमें भाग देते हैं। तीसरा हमारा है जब भाग देते हैं तो भाग देने के बाद जो यहाँ पे उत्तर आता है और जो नीचे हमारा शेष बच जाता है। ठीक, चार चीजें होती हैं। तो जिससे हम भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं भाजक, जिससे हम भाग देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक, और जिस संख्या में भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं भाज्य, जिससे भाग देते हैं वो है भाजक, और जिसमें भाग देते हैं, ठीक, जो बीच वाली संख्या है उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य। भाग देने के बाद जो हमारा उत्तर आता है उसे हम बोलते हैं भागफल, जो हमारा उत्तर आता है वो क्या होता है, भागफल। और जो संख्या नीचे बच जाती है अर्थात जो विभाजित नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक, तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे जो संख्या रहेगी वो हमारी भाजक हो जाएगी, यहाँ वाली संख्या हमारी भागफल, बीच वाली भाज्य, और सबसे नीचे जो आएगी शेष में वो हमारा शेषफल। भाग कैसे देंगे, मान लीजिए एक संख्या है 326, या इसको मान लेते हैं, सॉरी 327, हम इसको भाग दे रहे हैं मान लीजिए 4 से। किससे दे रहे हैं, 4 से। तो भाग देने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यहाँ पे संख्या लिखी गई उसकी सबसे बाईं ओर की संख्या, सबसे बाईं ओर की संख्या हमारे भाजक से कम है या ज़्यादा है, हमारे भाजक से, ये क्या है हमारा भाज्य है, भाज्य में से सबके दाईं ओर की संख्या है, जो सबसे दाईं ओर की संख्या है ये हमारे भाजक से कम है कि ज़्यादा है। अगर ये हमारे भाजक से ज़्यादा है तो हम भाजक का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक कि उससे ज़्यादा ना हो जाए। ठीक, या अगर भाज्य जो है, भाज्य की जो सबसे बाईं ओर की संख्या अगर वो भाजक से कम है तो हम यहाँ पे दो संख्या को ले लेते हैं। कितनी संख्या को ले लेते हैं, दो संख्या। ठीक, अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब तक जब तक कि 32 ना आ जाए, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब तक जब तक कि 32 ना आ जाए। तो 4 अठे 32, 4 अठे 32। ठीक, तो 4 का पहाड़ा हमें वहां तक पढ़ना है जब तक हमें 32 ना मिल जाए। अगर मान लीजिए 4 का पहाड़ा पढ़ने पर संख्या 32 से ज़्यादा आती है तो हम एक बार कम कर देते हैं पहाड़े को, क्या कर देंगे, एक बार कम कर देंगे। ठीक, तो भाग दे देंगे 32 से 32, 2 से 2 जाएगा 0, 3 से 3 जाएगा 0, यहाँ पे आया कितना, 7। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 7 से ज़्यादा ना हो, तो 4 एकन्नम 4 और 4 दूनी 8, दो बार अगर हम पढ़ेंगे तो 8 जो है वो 7 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे। तो 4 एकन्नम 4। अब यहाँ पे 7 में से 3 क्या होगा, घट जाएगा, 7 में से 3 क्या होगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 3। ठीक, यहाँ पे हमारा भाजक हो गया 4 और भागफल हो गया 81, और ये हमारा हो गया भाज्य। शेषफल कितना हो गया, 3। शेषफल कितना हो गया, 3। अब भाजक, भागफल, शेषफल तथा भाज्य में एक संबंध होता है। भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य में क्या होता है, एक संबंध होता है। उस संबंध के द्वारा हम इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ये संबंध क्या है, ये संबंध है कि अगर हम 4 का 81 से गुणा करें, 4 का 81 से गुणा करें, मतलब भाजक का भागफल के साथ गुणा करें, और गुणा करने के बाद जो संख्या है उसमें हम शेषफल को जोड़ दें, उसमें हम शेषफल को जोड़ दें, अर्थात भाजक का भागफल के साथ क्या करें, गुणा करें, और गुणा करने के बाद अगर उसमें हम शेषफल जोड़ देते हैं तो वह संख्या किसके बराबर आएगी, भाज्य के बराबर आएगी। ठीक है, किसके बराबर आएगी, भाज्य के बराबर आएगी। कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे चेक करें, भाजक हमारा कितना है, यहाँ पे 4 है, भाजक हमारा कितना है, 4, भागफल कितना है, 81, भागफल कितना है, 81, और शेषफल कितना है, शेषफल हमारा 3। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसको हल करेंगे तो 4 का 81 में गुणा करेंगे तो 4 एकन्नम 4 और 4 अठे 32 प्लस 3, ये आ जाएगा 327। ये हमारा किसके बराबर है, भाज्य के बराबर है। यहाँ पे देखें 327, इसका मतलब है कि ये हमारा जो गुणा है ये सही है। यहाँ पे हमारा ये भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य के बीच संबंध हो गया। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन बेस्ड भी सवाल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये फार्मूला भी हमें याद रखना है। ठीक है,
इसके बाद जो और टॉपिक है, अब जो हमारा संख्या पद्धति है उसमें एक चैप्टर हमारा और बचा हुआ है, या एक क्लास हमारी और लगेगी। उसके बाद जो हमारा संख्या पद्धति का चैप्टर है या जो संख्या पद्धति वाला पार्ट है, ये हमारा जो है समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम संख्या पद्धति के संबंधित जो यूपी टेट में प्रश्न आए हुए हैं पिछले साल, उसका हम एनालिसिस करेंगे, उन सवालों को लगाएंगे और देखेंगे किस प्रकार के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद जो है हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भिन्न। क्या पढ़ेंगे? भिन्न। ठीक। संख्या पद्धति ये थोड़ा सा चैप्टर हमारा बड़ा है, क्योंकि संख्या पद्धति में बहुत से सब टॉपिक हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, और संख्या पद्धति से हर साल 3 से 4 सवाल आपको टेट एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट को अच्छे से तैयार करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।